दोस्तों, हम जब भी स्पेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो नाम जरूरी आते हैं। एक है नासा और दूसरा है इसरो। आपने जरूर ही इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम फिल्मों में, अखबारों में या सोशल मीडिया पर तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये जाना है या जानने की कोशिश की है कि इन दोनों की कहानी की शुरुआत कैसे हुई है, या आज इन दोनों में से आगे कौन है या दोनों में से बेहतर कौन है? आज इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे और दोनों के बारे में विस्तार से समझाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। साल 1947 की बात है। सेकंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए सिर्फ 2 साल गुजरे थे और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव बढ़ रहा था। ये दोनों देश वॉर के बाद 2 सुपर पावर्स की तरह उभर आए थे, लेकिन इन दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में एक जबरदस्त क्लैश भी देखने को मिला। इनके बीच भारी राइवलरी की वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई और इस समय में ये दोनों देश अपने न्यूक्लियर हथियारों को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के लिए ये दोनों देश एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM की डेवलपमेंट करने लग रहे थे। एक ऐसी मिसाइल जिसका इस्तेमाल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने के लिए किया जा सके, यानी कि अमेरिका से सोवियत यूनियन पर या सोवियत यूनियन से अमेरिका पर। इन ICBMs को इतनी लंबी दूरी कवर करने के लिए बेसिकली बाहर की स्पेस में रॉकेट लॉन्च करना पड़ा था। तो अब दोनों देशों को पता था कि अगर किसी भी देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे स्पेस में पहुंचा जा सके तो उस देश को हथियारों के मामले में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इसी रीजन से दोनों देश कंपटीशन में लग गए कि कौन पहले स्पेस तक पहुंच सकता है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस रेस की शुरुआत हुई। साल 1955 में अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो अब स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। इस अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद सोवियत यूनियन ने कहा कि वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। अब करीब 2 साल बाद अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन इस रेस में आगे निकल गया और उन्होंने स्पुतनिक 1 को लॉन्च करके इतिहास रच दिया। ये दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। अब 1 महीने बाद उन्होंने एक और सैटेलाइट स्पुतनिक 2 भेजी। इस बारी सैटेलाइट के अंदर पहली बार एक लिविंग क्रिएचर था और वह था एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। अब अमेरिका ने इनके साथ कैचअप किया और जनवरी 1958 में जब उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च करी। इन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन इतना भयंकर था कि दोनों ही देशों की स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस तेजी से बढ़ते को देखने को मिली। इसी बीच इंडिया में बैठे एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई इन सब से काफी इंस्पायर होने लगे और इस स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स को देखकर, स्पेशली स्पुतनिक के लॉन्च के बाद, उनका जोश और भी बढ़ गया। साल 1957 में इन्होंने रियलाइज किया कि देश के विकास के लिए स्पेस में डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है और साल 1962 तक इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर लिया था कि इंडिया के पास भी अपना एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए। और कुछ इस तरीके से जन्म होता है दोस्तों इसरो का। शुरुआत में इसरो का नाम होता है INCOSPAR यानी कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर सेटअप करते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया जाता है और यही रीजन है कि डॉक्टर साराभाई को हम आज के समय में फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अपने शुरू के दिनों में INCOSPAR के पास बहुत से लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज होते हैं। यही वजह है कि ऐसी फुटेज आपको देखने को मिलेंगी जहां पर रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल पर और बैलगाड़ी पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही INCOSPAR को किसी दूर के गांव में पुराने चर्च में बिशप के घर को कंट्रोल रूम बनाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ ऐसे भी केसेस देखे गए जहां पर बेंगलुरु में किसी एक टॉयलेट को रिपर्पस किया गया एज अ सैटेलाइट डेटा रिसीविंग सेंटर के रूप में। शुरू में रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत जुगाड़ करना पड़ा था, लेकिन इंडिया की स्पेस जर्नी नवंबर 1963 में ऑलमोस्ट इमीडिएटली शुरू हो गई थी। INCOSPAR के एस्टेब्लिश होने के सिर्फ 1 साल बाद इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और ये एक साउंडिंग रॉकेट था। एक ऐसा रॉकेट जिसमें अलग अलग मेजरमेंट्स लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आपको बता दें कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया और उस वक्त इसे सप्लाई किया था नासा ने। इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन साइंटिस्ट को एक्सपीरियंस मिला, साथ ही में नासा से सीख मिली और फिर हमने बनाया अपना पहला खुद का साउंडिंग रॉकेट जिसे नाम दिया गया था रोहिणी 75 और 20 नवंबर 1967 को इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। इसके कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इंडिया के 22nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में INCOSPAR को इसरो से रीनेम कर दिया जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ कोई कमेटी नहीं थी बल्कि ये अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद था देश के विकास के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। एक बार फिर से डॉक्टर साराभाई को इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनाया जाता है। डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप के अंडर इसरो के साइंटिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में बड़ी मेहनत से काम करते हैं
और साल 1975 में जाकर इंडिया अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है, जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। संयोगवश इस मुकाम को देखने के लिए डॉक्टर साराभाई जिंदा नहीं रहते, क्योंकि उनका देहांत कार्डियक अरेस्ट की वजह से साल 1971 में ही हो जाता है। लेकिन उनके बाद अगले इसरो के चेयरमैन बनते हैं सतीश धवन, एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन और एरोस्पेस साइंटिस्ट। वैसे जो पहली सैटेलाइट की लॉन्च की थी उसमें इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद दी थी, क्योंकि इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन आने वाले दशक में यानी 1980s में नए रिकॉर्ड्स टूटते हैं। इंडिया अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो बाकी देशों पर अब सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए रिले करने की जरूरत नहीं थी। रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद इसरो कई और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पर काम करता है, जैसे कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स GSLV, जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भेजने के लिए किया जाता है। साल 1983 में इसरो एक बार फिर से इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए नासा की मदद लेता है। इनसैट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है जिन्हें अर्थ के ऑर्बिट में डाला जाता है, जिनका मकसद है रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना। इसकी मदद से अब इंडिया में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग करी जा सकती थी, वेदर की फोरकास्टिंग करी जा सकती थी, कोई बड़ा डिजास्टर आ रहा है, कोई टॉर्नेडो आ रहा है, इन सैटेलाइट्स की मदद से पहले ही वार्निंग दी जा सकती थी। देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जहां एक तरफ अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से बड़े कंपटीशन में लगे हुए थे, वहीं इंडिया ने टाइम टू टाइम इन दोनों ही देशों की स्पेस एजेंसीज की मदद ली। अप्रैल 1984 में एक और रिकॉर्ड टूटता है। राकेश शर्मा, एक इंडियन फॉर्मर एयरफोर्स के पायलट, पहले और इकलौते स्पेस में जाने वाले इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। ये एक्चुअल में सोवियत यूनियन के रॉकेट सोयूज T-11 में बैठकर स्पेस में गए थे। राकेश शर्मा 8 दिन तक स्पेस में रहे थे एज अ पार्ट ऑफ सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम। अगले 2 दशकों में इसरो की गति और तेजी से बढ़ती है। साल 2008 में चंद्रयान-1 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और यह इंडिया का पहला चांद जाने वाला मिशन था। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। दुनिया को पता लग जाता है कि इसरो भी क्या करके दिखा सकता है। और जब 2013 में इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया जाता है, तो इंडिया इतिहास में मार्स के ऑर्बिट में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुली एंटर करने वाला ऐसा पहला देश बन जाता है। अब इसरो को एज अ स्पेस एजेंसी दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में गिना जाने लगता है और इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर माना जाने लगता है। ये मार्स मिशन कई मायनों में ऐतिहासिक था। इंडिया मार्स के ऑर्बिट में जाने वाला चौथा देश था और हमने ये सिर्फ $74 मिलियन की कॉस्ट में कर दिखाया था, जो कि बहुत कम कॉस्ट होती है। हॉलीवुड फिल्म मार्टियन फिल्म का बजट ही इंडिया के मिशन के बजट से ज्यादा था। लेकिन एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में यहाँ पर उठता है, इसरो की ये बड़ी अचीवमेंट्स नासा के सामने कितनी फिट बैठती हैं? क्या इसरो नासा की बराबरी कर सकता है? अब नासा की स्थापना दोस्तों सिर्फ 4 साल पहले करी गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक नासा ने 1000 से ज्यादा अनमैन्ड मिशंस और करीब 245 मिशंस आउटर स्पेस में लॉन्च किए। इनमें से सबसे बड़ा था साल 1969 में, जब पहली बार इंसानों को चांद पर भेजा गया और नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 के मिशन में चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी बन गए। अमेरिका तब पहला ऐसा देश था जिसने इंसानों को चांद के सरफेस पर लैंड कराया। इसके अलावा इनका केपलर स्केप टेलीस्कोप, जिसने हजारों एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, यानी कि वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। नासा की मदद से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। यह एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें इंसान रह सकते हैं और काम कर सकते हैं और स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। फिर नासा ने मार्स के सरफेस तक पर भी रोवर्स भेजे हैं, जैसे कि 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर मार्स की जमीन पर लैंड किया और पानी का पहला एविडेंस पाया कि मार्स पर लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है। ये भी नासा ने ही लॉन्च किया। तो क्या वजह है कि एक्चुअल में नासा बाकी स्पेस एजेंसीज के कंपैरिजन में इतना आगे है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन वही है जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। नासा को साल 1958 में स्टेब्लिश किया गया था, वो भी सोवियत यूनियन के रिस्पांस में। जब उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी तो सोवियत यूनियन इस रेस में दौड़कर आगे निकल गया। तब अमेरिका को लगा कि हम पीछे कैसे रह सकते हैं, हम भी सिविलियन कैपेसिटी में एक अपना स्पेस प्रोग्राम बनाते हैं। अब इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन था कि इतनी ज्यादा इनोवेशन हमें देखने को मिली। इसके अलावा दूसरा कारण है नासा के गोल्स। नासा के गोल्स अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बेसिकली उनका मकसद क्या है, मैनकाइंड की नॉलेज को इंक्रीज करना और इंसान की प्रेजेंस स्पेस बढ़ाना।
इससे आप इसरो से कंपेयर करो तो इसरो को एक्चुअल में किसी भी देश से कम्पीट करने के लिए नहीं बनाया गया था। इंडिया की किसी दूसरे देश के साथ कोई जंग नहीं चल रही थी, तो इंडिया को मजबूरी में आकर, प्रेशर में आकर इसरो डेवलप करना पड़ा। इसरो का मकसद था देश की सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए स्पेस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। ऊपर से देखकर आपको लगेगा कि इनके मिशन काफी सिमिलर हैं, लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए तो नासा का शुरू से ही रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने अपोलो 11 का मिशन इसलिए किया क्योंकि वो सोवियत यूनियन से आगे निकलना चाहते थे। वो पहला देश बनना चाहते थे जो एक्चुअल में किसी को चांद पर भेजे। वो दिखावे के मामले में ज्यादा बड़ी सुपर पावर बनना चाहते थे। अब यहाँ पर एक रेस चलने लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ इसरो ने ऐसी चीजों में फोकस किया जिससे देश का भला हो, जैसे कि एक ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क बिछाया जा सके जिससे टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग हो सके, वेदर फोरकास्टिंग करी जा सके। हालांकि इसरो के जो बाद के मिशन थे जैसे कि चंद्रयान या मंगलयान, वो एक्सप्लोरेशन की कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठते हैं, लेकिन शुरुआत में इसरो का फोकस उन चीजों पर इतना नहीं था। इसके अलावा एक तीसरा कारण आ जाता है, दोनों एजेंसीज का बजट। नासा का बजट इसरो के कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा है। ऑब्वियस ही बात है, नासा के पास ज्यादा पैसे हैं स्पेंड करने के लिए और एम्बिशियस और एक्सपेरिमेंटल मिशंस पर। इसी की मदद से वो मार्स पर रोवर्स भेज पाते हैं, जुपिटर और सैटर्न के मून्स पर मिशन भेज पाते हैं और एस्टेरॉइड्स तक पर भी वो स्पेस क्राफ्ट भेज पाते हैं। इसरो अपना ज्यादातर बजट एक्चुअली नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए स्पेंड करता है। स्पेस व्हीकल्स की कंस्ट्रक्शन में ग्राउंड स्टेशन और जो नेसेसरी स्पेस मिशंस हैं, सिर्फ उन्हें ही कंडक्ट किया जाता है। ज्यादा मिशंस करने के लिए इतना ज्यादा पैसा बचता नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि इतने सालों बाद नासा का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ज्यादा बेहतर है इसरो के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर जरूर है जहाँ पर इसरो नासा से आगे है, जैसे कि एफिशिएंसी, रिसोर्सफुलनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में। फॉर एग्जांपल साल 2005 में नासा ने एक सोलर मिशन लॉन्च किया था, स्टीरियो, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी $550 मिलियन, वो भी उस समय पर। आज के दिन इसरो का आगे प्लान है कि एक सिमिलर सा सोलर मिशन लॉन्च किया जाएगा, आदित्य L1, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ $55 मिलियन, वो भी आज की इकोनॉमी में। तो इमेजिन कर सकते हो 1/10 कॉस्ट पर सेम मिशन किया जा रहा है। सिमिलरली नासा ने 2 मिशन प्लान किए हैं, जिसमें से वीनस प्लेनेट पर आने वाले टाइम में एक होगा वेरिटस मिशन, जिसे साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, और एक होगा द विंची मिशन, जिसे साल 2029 में लॉन्च किया जाएगा। और इनकी टोटल कंबाइंड कॉस्ट $1 बिलियन एस्टिमेट करी गई है। दूसरी तरफ इसरो ने अपना शुक्रयान 1 मिशन लॉन्च किया है, जो वीनस पर जाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग ये 2025 में किया जाएगा, यानी कि नासा से पहले किया जाएगा, और इसकी कॉस्ट $62 मिलियन से लेकर $125 मिलियन के बीच में एस्टिमेट करी गई है। आने वाले टाइम में इसरो के 3 मिशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला गगनयान, दूसरा आदित्य L1 और तीसरा चंद्रयान 3। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन तीनों को अगले साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिशन होगा गगनयान मिशन, क्योंकि ये देश के इतिहास में सबसे पहला मैन्ड मिशन टू स्पेस होगा। आज तक इसरो ने कभी भी इंसानों को स्पेस में नहीं भेजा है, और ये गगनयान पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें ऐसा अटेम्प्ट किया जाएगा। इसरो 3 लोगों के क्रू को स्पेस क्राफ्ट में भेजेगा। ये स्पेस क्राफ्ट अर्थ के बाहर चक्कर लगाएगा एट द हाइट ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर्स अबव द सरफेस, वो भी 5-7 दिन तक। इस मिशन के लिए बजट रखा गया है 9,000 करोड़ से ज्यादा का, और ऑलमोस्ट सारी चीजें इस मिशन की इंडिया में ही डेवलप करी जाएंगी, जो कि लॉन्च व्हीकल होगा, स्पेस एयरक्राफ्ट होगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, क्रू स्पेस सिस्टम होगा। सब कुछ इंडिया के अंदर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। बस एक एस्पेक्ट है इस मिशन का जिसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत होगी, और वो है एस्ट्रोनॉट्स के जो स्पेस सूट्स होंगे और एस्ट्रोनॉट्स को जो ट्रेनिंग दी जाएगी, वह सब रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की मदद से की जाएगी। आपको बता दें कि 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को रशियन स्पेस एजेंसी में ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा चुका है। इसके अलावा कुछ इन फ्लाइट फिजिशियंस और कम्युनिकेशन की जो टीम होगी, वो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज यानी कि CNES में फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ ट्रेनिंग कर रही है। अगर इंडिया ये मिशन करने में सक्सेसफुल होता है तो इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपनी कैपेसिटी में एस्ट्रोनॉट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा। अभी तक ये सिर्फ 3 देशों ने किया है, जो है USA, रशिया और चाइना। और जैसा हमने बताया था कि राकेश शर्मा अभी तक इकलौते इंडियन सिटीजन है जो स्पेस में गए हैं, तो एक सक्सेसफुल गगनयान मिशन का मतलब हुआ कि ये भी चीज एक बदल जाएगी। हमें पता है कि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला का जन्म एक्चुअल में करनाल में इंडिया में ही हुआ था। वो इंडियन ओरिजिन जरूर थी, लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं थी। जब वो स्पेस में गई थी तो टेक्निकली उन्हें अमेरिकन ही कंसिडर किया जा सकता है। अब गगनयान मिशन के भी 3 फेज है। पहली जो 2 फेजेस है, गगनयान 1 और गगनयान 2, ये दोनों अनमैन्ड मिशंस होंगी, यानी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में सेफ्टी टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा।
जिसमें कोई इंसान नहीं होगा। ये जो 2 टेस्ट फ्लाइट्स में हैं, अगले साल से ही हमें देखने को मिलेंगी। और इसके बाद जो फाइनल मैन्ड मिशन है जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे, और ये होगा साल 2024 में। इसके अलावा जैसे हमने बताया, आदित्य L1 एक और इम्पोर्टेंट मिशन है जिसे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया का पहला मिशन होगा जो सूरज को स्टडी करेगा। इसके लिए कॉस्ट रखी गई है अराउंड 378 करोड़ रुपए। और फिर होगा इसरो का चंद्रयान 3 मिशन, जो कि तीसरा मिशन होगा मून पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।